तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये, इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त बमबारी की है। इजराइल के 100 फाइटर प्लेन एकाएक ईरान के बॉर्डर तक आए और ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। ईरान की राजधानी तेहरान, मशहद, कोम, कराज और शिराज के सैन्य ठिकानों पर इजराइल फाइटर प्लेन से जबरदस्त हमले किए गए हैं। एक के बाद एक बम बरसाए गए हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जब बम बरसाए जा रहे थे आसमान से तो वहां पर स्थिति क्या बनी हुई थी। भारतीय समय की बात करें तो भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे से लेकर तड़के 5:30 बजे तक इजरायली फाइटर प्लेन ने उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक बमबारी की। वहां पर हमले के साथ ही पूरे ईरान में युद्ध के सायरन बजने शुरू हो गए, यानी कि 3 से 3.5 घंटे वहां पर लगातार जो है इजराइल की तरफ से ईरान पर बम बरसाए गए हैं। और ईरान जो है लगातार आप देख रहे हैं जो प्रॉक्सी संगठन है उनका समर्थन करता आ रहा है। और इजराइल ने इस बात की ठानी थी कि जितने भी प्रॉक्सी संगठन है ईरान के उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। लेकिन ये बदला भी माना जा रहा है जो इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक हुआ था 2023 में और जो 1 अक्टूबर को अटैक हुआ था उसका ये सबसे बड़ा बदला जो है इजराइल की तरफ से माना जा रहा है। लेकिन अभी कितना नुकसान हुआ है इजराइल के इस अटैक से ईरान में, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये जब ईरान बात करेगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह का ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है उसमें बड़े नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल का अब ये वॉर बढ़ता जा रहा है तो क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर के दहलीज पर खड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों की चिंता लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले ही आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध था वो कितने लोग उसमें मारे गए, जान माल का भारी भरकम नुकसान हुआ है। अभी तक वो जो है दोनों देशों का वॉर जो है लड़ाई है रुकी नहीं है। अब ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर दुनिया की नजर है। जी हां, ईरान पर इजराइल के हमले की दूसरी बड़ी खबर भी आपको जल्दी से बता देते हैं। हमला होते ही ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। यह बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली हमला पूरी तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की देखरेख में हुआ है। दावा यह भी किया गया कि हमले से ठीक पहले नेतन्याहू सबसे सुरक्षित बंकर में रहे और वहीं से इजरायली हमले की मॉनिटरिंग उन्होंने की है। यानी कि इजराइल ने पहले अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लिया, अपने लोगों को भी चेता दिया कि इस तरह का अगर हम अटैक करेंगे तो हमारे ऊपर फिर से जो है जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए इजराइल ने अपना बंदोबस्त सुरक्षा को लेकर मजबूत कर लिया है। ईरान पर हमला होते ही सीरिया ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। एहतियातन इजराइल ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले का करारा जवाब इजराइल को देंगे। देखिए, जब इजराइल पर हमला हुआ तो इजराइल ने ठानी कि बहुत बड़ी भूल ईरान ने कर दी है, इसका करारा जवाब दिया जाएगा, जिसका ये सबूत आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान पर हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री गैलेंट और सुरक्षा प्रमुखों के साथ बैठक की। सुरक्षा स्थिति का आकलन वो लगातार कर रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री के अलावा मोसाद चीफ भी मौजूद थे। देखिए, मोसाद का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस अटैक के बाद किस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं और क्या एक्टिविटी शुरू हो गई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की ईरान को ये चेतावनी है। तो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। हमले के साथ ही इजराइल ने ईरान को चेतावनी दे दी है। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि पलटवार करने के बारे में सोचना भी मत। इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान पलटवार करता है तो फिर उसको भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। यही बात इजराइल पहले भी ईरान के लिए कर चुका था। इजराइल ने दावा किया है कि हमने ईरान में अपना ऑपरेशन पूरा कर दिया है। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, यानी कि एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। एक और बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरान को अमेरिका की चेतावनी है। इजराइल की कार्रवाई खत्म हुई, ये यूएस कह रहा है। ईरान ना करे इस पर पलटवार, यानी कि जवाबी हमला इस पर ना करे। अमेरिका भी लगातार ईरान को चेता रहा है। आत्मरक्षा के लिए यह हमला किया गया, अमेरिका की तरफ से किया। यह सेल्फ डिफेंस में हमला है। एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। एक के बाद एक बड़ी खबर। इजरायली हमले में ईरान का बयान भी आ गया है कि हमलों को विफल किया गया है। यह ईरान कह रहा है कि जितने भी अटैक किए गए इजराइल की तरफ से वो हमने
नाकाम कर दिए हैं, विफल कर दिए हैं। एयर डिफेंस ने अटैक फेल कर दिया। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इजराइल के अटैक को फेल कर दिया है, नाकाम कर दिया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें। देखिए, ईरान की प्रतिक्रिया का ही इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ईरान क्या कहता है। तो अभी तक यही बात ईरान की तरफ से सामने निकल कर आई है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अटैक से इजराइल का जो अटैक था वो फेल हो गया है। लेकिन जो इजराइल ने बड़ा अटैक किया है उससे भारी भरकम नुकसान की संभावना है, वो ईरान ही बता पाएगा। क्या ईरान छिपा रहा है? साफ तौर पर कह रहा है कि अभी अफवाह पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि ये रात को अटैक किया गया है भारत के समय के अनुसार। 3-3.5 घंटे जो है इजराइल की तरफ से लगातार बम बरसाए गए हैं आसमान से। तो जाहिर सी बात है कि नुकसान कहीं ना कहीं हुआ होगा। यानी कि दोनों देश एक दूसरे को चेता रहे हैं। इजराइल हमला करता है साथ में चेतावनी के साथ, और अमेरिका भी साथ दे रहा है। इजराइल ने पहले ही कह दिया था कि जो हमने अटैक किया है अमेरिका को उसकी पूरी जानकारी है, और फिर अमेरिका का भी उस पर बयान आ जाता है कि देखिए ये जो हमला किया गया है इजराइल की तरफ से वो सेल्फ डिफेंस में हुआ है, आत्मरक्षा में हमला किया गया है। तो यहां से एक्शन पूरा हो चुका है और अब ईरान सोचे भी नहीं, बिल्कुल भी ना सोचे कि वो इजराइल पर हमला करे, वरना फिर उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे ईरान को। ये अमेरिका ने कहा है, और यही बात जो है अमेरिका की बात में बात मिलाकर इजराइल भी कह रहा है। ये देखिए तस्वीरें जब बम बरसाए जा रहे थे, ये जो रेड सर्कल आप देख रहे हैं इसमें वो बम जो इजराइल की तरफ से जो फाइटर प्लेन लेकर उड़े उनको वहां से आसमान से गिराया गया, उसके बाद का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि नुकसान नहीं हुआ होगा। ईरान में नुकसान हुआ है, लेकिन क्या ईरान छिपा रहा है, क्या ईरान पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, ये कई बड़े सवाल हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, और इस वक्त एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव त्रिवेदी जुड़ गए, साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर रिटायर्ड आलोक साय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपडेट लेते हुए संजीव आपका रुख कर लेते हैं। संजीव, आपने काफी लंबा डिस्कशन सुबह किया है, तमाम वो सवाल उठ सकते थे इस वॉर से वो हमने उठाए, और ये चिंता की बात है। देखिए, अटैक किया इजराइल ने और सीधे चेतावनी भी दी है कि जो ईरान है सोचे भी ना कि हमारे ऊपर वो जो है अटैक करे दोबारा से या कोई एक्शन ले। और अमेरिका भी यही बात कह रहा है कि ये सेल्फ डिफेंस में जो है अटैक किया गया है। अब ईरान इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचे कि वो इजराइल पर अटैक कर सकता है। देखिए, कोई भी देश जब दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो फिर वो दुनिया वालों को उस लड़ाई की वजह बताते हैं, राशनल बताते हैं। और तर्क जो दिया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि वो सेल्फ डिफेंस में किया गया ये हमला है, और ये हमला इसीलिए किया गया है क्योंकि ईरान में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे वहां से इजराइल पर हमले की तैयारी की जा रही थी। अब से कुछ देर पहले जो जानकारी आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ने डैनियल हगारी ने दी है, उसके अनुसार करीब 20 मिलिट्री बेसिस को बर्बाद किए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद किया गया है, ड्रोन और बाकी दूसरे जो असेट्स उनके हैं उसको बर्बाद किया गया है, और कोशिश ये की गई है कि इजराइल के ऊपर ईरान अगला हमला न कर पाए। लेकिन आप और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमले 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर ईरान ने किए थे, ये उसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर है, क्योंकि उसी वक्त इजराइल ने कहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उसकी तारीख भी हम ही मुकर्रर करेंगे, समय भी हम ही मुकर्रर करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। लेकिन आपको याद होगा कि जब इजराइल ने हमले के बारे में बताया था तो उन्होंने ये भी बताया था कि ईरान के जो हमले थे वो बेकार हो गए, वो कुछ खास नहीं कर पाए हमारा नुकसान। और उसी प्रकार आज भी ये बात अब तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर कितना नुकसान और कैसा नुकसान है। क्या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? ऐसे में जबकि वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, दुनिया भर की निगाहें जो है वो इजराइल और ईरान के ऊपर हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अपनी साख भी रहे और साथ ही साथ ये भी ना हो कि हम अनावश्यक तौर पर हमले बोल रहे हैं या हमारे ऊपर दुनिया उंगलियां उठाए। ईरान ने भी जब हमला बोला था तो पहले से ही इस तरह का लगा जैसे कि जानकारी थी और सारे के सारे इजरायली बंकर्स में थे, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और आज जब
इजराइल ने ईरान पे हमला किया है तो यही बताया जा रहा है कि एयर साइरेंस जो है वो कल से ही बज रही थी, खतरे की घंटी, और तमाम जो लोग बचने के लिए जहां जहां छुप सकते थे वो छुप चुके थे। और उसके बाद ये 2 घंटे के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। डेज ऑफ रिपेंटेंस इसका नाम दिया गया है। और ऐसा लगता है कि इस तरह के जो साइकोलॉजिकल वारफेयर के लिए चीजें की जाती हैं ये चलती ही रहेंगी। थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे कि ईरान भी जवाबी हमला करेगा इजराइल के ऊपर। लेकिन अभी तक इसके नतीजे क्या होंगे, क्या आने वाले दिनों में ये वार समाप्ति की तरफ बढ़ भी पाएगा या नहीं, या फिर यहाँ वहां के राजनीतिज्ञों की ये जरूरत बन गई है वॉर, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि कल रात की घटना के बाद, कल रात के अटैक के बाद सामने खड़े हो गए हैं। एक्सपर्ट से इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश नैन साहब, सर आपके पास आते हुए, चेतावनी के साथ ये अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से, और चेतावनी अमेरिका की तरफ से भी दी जा रही है और इजराइल की तरफ से भी दी जा रही है, तो क्या सर ये रुक जाएगी लड़ाई, या फिर यहां से आप और बढ़ता हुआ इसे देख रहे हैं? देखिए, 2-3 पहलू जैसे संजीव जी ने भी बताया, उनके ऊपर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहला कि जो अभी अटैक किया गया इजराइल द्वारा, उसमें कहा कि हमने ये डिफेंस अपने डिफेंस में अटैक किया, क्योंकि हमें इजराइल को लगता है कि जिस प्रकार से ईरान ने 1 अक्टूबर को 181 बैलिस्टिक मिसाइल से इनके इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया था, तो इनका कहना है कि इनके पास खबर है कि वो ऐसी तैयारी कर रहा था और उसके कारण इनको डिफेंसिव उसमें उनके ऊपर अटैक करना पड़ा। अब अमेरिका के ऊपर जैसे दूसरा पॉइंट बताया गया संजीव जी द्वारा, वो ये है कि इनके इलेक्शन 5 या 6 तारीख को नवंबर को होने वाले हैं, और ये नहीं चाहता अमेरिका किसी भी हालत में कि इस टाइम पे ये युद्ध और ज्यादा आगे बढ़े। तो मेरा मानना ये है कि ये एक सिंबॉलिक मैसेजिंग हो रही है एक दूसरे के साथ। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, दमास्कस के अंदर जब 4 के करीब जनरल थे ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के, जो कि हिजबुल्लाह के साथ हैंड इन ग्लव्स काम कर रहे थे, और उससे इजराइल काफी परेशान था, तो उसने दमास्कस के अंदर इनके कॉन्सुलेट के ऊपर बमबारी करके उसको मारा। उसके एवज में अप्रैल के महीने में जब अटैक करने लगा ईरान, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये वो सिंबॉलिक अटैक था, एक मैसेजिंग अटैक था। उसमें इजराइल को कोई नुकसान करने की कोई कोशिश ईरान ने देखा जाए तो सही मायने में नहीं की, और शायद इसके बारे में इनकी बैकडोर मीटिंग इजिप्ट और कतर के द्वारा अमेरिका कर चुका था कि आप ठीक है, आप अपना फेस सेविंग कीजिए, अपनी पब्लिक के बीच में फेस सेविंग कीजिए और हम आपके साथ हैं, बट इसे ऐसा कुछ मत कीजिए जो ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उसके बाद में इजराइल की तरफ से जब इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर खूब उसके घर में घुस के मारा, तेहरान के पास में ईरान के, और उसके साथ साथ में बैरूत के अंदर जो हिजबुल्लाह का जो लीडर था हसन नसरुल्लाह, एक तरीके से कह लीजिए कि ईरानी आदमी था, वो अयतुल्ला खुमैनी के बिल्कुल क्लोज बंदा था, क्लोज एड था। आप एक तरीके से उसको ये मानिए कि वो ईरान का ही बंदा था। उसका जब मर्डर किया गया तो 2 तरह से ईरान परेशानी में आया और प्रेशर में आया। एक तो इस्माइल हानिया के केस में यह प्रेशर में आया कि कैसे कोई देश आके आपके घर के अंदर मार के चला गया। हालांकि इजराइल ने कभी इसका क्लेम नहीं किया, लेकिन पब्लिक के लिए जो पब्लिक डीलिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था खुमैनी को कि कैसे वो डीलिंग करे। दूसरा, जिस प्रकार से एक के बाद एक लीडर्स उड़ा दिए गए थे हिजबुल्लाह के, और हूती के ऊपर भी अटैक हो रहा था, साथ साथ में जो ईरान समर्थित ग्रुप है इराक से लेकर सीरिया में, इनके ऊपर भी बम्बार्डमेंट्स हो रही थी। तो ये लोग कह रहे थे कि अब ईरान कहां सो रहा है जब हमारे पे इतना ज्यादा अत्याचार या अटैक हो रहा है। तो इन दोनों को संभाल। जी सर, आते हैं आपके पास, तब तक मैं आलोक साहेब जी का रुख कर लेती हूँ। सर, कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। एक तो अगर इतनी बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि 100 तकरीबन फाइटर जो प्लेन हैं वो इजराइल की तरफ से उड़े हैं और ईरान पर अटैक किया है, कई मतलब कोई संख्या नहीं है, इतने बम बरसाए गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई नुकसान ना हुआ हो, या फिर ईरान इसको छिपाना चाह रहा है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ये उनका जो अटैक था वो फेल कर दिया है। अफवाहों पर आप ध्यान न दें। देखिए, ये जो जैसे कि सूचना आ रही है कि 100 से ज्यादा फाइटर्स इन्वॉल्व थे इस अटैक में, तो मेरे मन में 3-4 बड़े अजीब प्रश्न हैं कि 100 से ज्यादा फाइटर्स ने अटैक किया, वहां पे एक भी फाइटर्स डाउन नहीं किया गया, मारा नहीं गया, और इतने बड़े अटैक में सूचना यही आ रही है कि सिर्फ 5 शहरों में 10 टारगेट पे अटैक किया गया। ये बात कुछ पच नहीं रही है। या तो अभी डैमेज असेसमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है, इसकी हो सकता है बाद में और खबरें आए,
ये तो एक सबसे सरप्राइजिंग चीज लग रहा है। दूसरे सबसे अनोखी बात इस अटैक में है, जो वॉर का जो डॉक्ट्रिन होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इस अटैक में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ही नहीं था जी। इजराइल ने पहले से बता दिया कि मैं अटैक करने जा रहा हूं, कुछ ही देर पहले उसने घोषणा कर दी और आप इसका रिटेलिएशन नहीं कीजिएगा। तो ये एक दूसरी सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज मुझे इसमें लग रही है। तीसरा मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग लग रहा है कि इतने जहाज आखिर किस चीज के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। तो एक रैशनल इसका यह समझ में आता है कि ये जो पैकेज जब जाता है तो चूंकि वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपेक्टेड है कि काफी मजबूत है, चूंकि S-300 की वहां डिप्लॉयमेंट है, तो एवाक्स गए होंगे और जैमर्स गए होंगे, जो पूरा उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम किया होगा, उसकी एक फ्लीट गई होगी। उसके बाद बॉम्बर्स होंगे, बॉम्बर्स को स्कॉट करने के लिए फाइटर्स होते हैं। फिर भी 100 जहाज बहुत ही ज्यादा जहाज हुए और इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने अटैक कहां किया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो और मुझे लग रही है कि ये वॉर डॉक्ट्रिन के बिल्कुल अलग है कि ये जो स्ट्राइक है ये इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं ईरान के, उसके ऊपर नहीं हुआ है, न न्यूक्लियर साइट्स पे हुआ है जैसे कि घोषणा कर दी गई थी कि वहां नहीं होगा, न वहां ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हुआ है, न कोई अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि कोई बहुत बड़ा उनका संयंत्र था या बहुत बड़ा कोई इकोनॉमिक फिनेंशियल सेंटर था जिस पर अटैक किया गया है। तो ये 4 चीजें बड़ी अजीब लग रही हैं इस पूरे अटैक में। पांचवी चीज और भी एक अजीब है कि इस पूरे प्रकरण में आप देखिए कि अटैक करने के बाद इजराइल ने भी ये डिक्लेयर किया कि मेरा आक्रमण पूरा हो गया। इसका मतलब कि वो ऑल आउट अटैक नहीं चाहता है, अभी भी ऑल आउट एस्केलेशन इजराइल नहीं चाहता है, भले ही वो अमेरिका के दबाव में है। दूसरी एक और बात समझ में आ रही है यहां पर कि इस तरह से लिमिटेड अटैक हुए हैं और इंपॉर्टेंट जगह पर अटैक नहीं हुए हैं, इससे यह पता चल रहा है कि फेस सेविंग एक मेजर के तहत इजराइल को एक विंडो दिया गया कि चलिए आप भी थोड़ा अटैक कर लीजिए, और ईरान को धमकाया जा रहा है कि आप इसका रिटेलिएशन न करें। लेकिन इससे एक और बात पता चल रही है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, इजिप्ट और कतर के सहारे जो अमेरिका एक पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, वो लगता है बैकडोर डिप्लोमेसी काफी तेजी से अभी भी सक्रिय है और इसीलिए अमेरिका का पूरा दबाव है कि यह लड़ाई जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और फुल स्केल इसका एस्केलेशन ना हो। जी हाँ दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, और दूसरा सर ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। आप मुझे कंप्लीट करने दें तभी तो मैं उस निष्कर्ष पे पहुंचा पाऊंगा आपको। जी जी जी। मैंने ये कहा आपको कि हिजबुल्लाह के साथ में जब प्रेशर आया तो इन्होंने ईरान ने अटैक किया था। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि ये सिंबॉलिक है, मैसेजिंग है, इसके अंदर एक दूसरे को नुकसान करने का कहीं दूर दूर तक इरादा नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। ईरान भी नहीं चाहता लड़ाई आगे बढ़ाना, इजराइल भी नहीं चाहता, बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता। और अगर ईरान ने ये बात नहीं मानी तो अभी धमकी आ चुकी है अमेरिका की तरफ से, जैसे संजीव जी ने बताया कि अगर आपने अटैक किया तो फिर ये फुल फ्लेज अटैक हो जाएगा, और ईरान कभी इस टाइम पे फुल फ्लेज अटैक नहीं कर चाहेगा अपने ऊपर। ये सब कुछ जो हो रहा है वहां पे एक स्टेज मैनेजमेंट है, कहीं पे पब्लिक डीलिंग के लिए है, कहीं पे अपने प्रॉक्सीज जो कि हुती हैं, जो हिजबुल्लाह है, हमास है, इनको डील करने के लिए है। और जो भी कार्रवाई चलती आ रही है पीछे, अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर के अटैक, फिर इजराइल ने क्या किया 1 अक्टूबर के अप्रैल के अटैक के बाद इनके रडार्स को उड़ाया, सिर्फ इनके रडार्स को उड़ाया था, वही आज हुआ है। मैं यहाँ पे ध्यान सिर्फ यहाँ ले जाना चाह रहा था दर्शकों का कि आज के गेम में जब ये बोल रहे हैं कि F-35 वर्सेस रशिया का S-400, तो ये जो मॉक ड्रिल्स हुई है पिछले 3-4 दिनों में, वो तो पता था ईरान को कि इन पे अटैक आएगा, तभी सायरन बज रहे थे कि सारे एयरक्राफ्ट गए हैं वहां तक, रिफ्यूलिंग रास्ते में की गई है, क्योंकि किसी भी देश को ये विपदा में नहीं डालना चाह रहे थे। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये एक सिंबॉलिक अटैक्स है, इसके ऊपर कोई इरादा नहीं है। लेकिन ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूं, आपका क्या कहना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, सर सही भी कह रहे हैं कि कुछ सरप्राइजिंग नहीं था इसमें, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से ही तो था, बल्कि बता के किया गया है। देखिए, इस बात को ऐसे समझा जाए कि आज की तारीख में इजराइल के पास वजहें क्या क्या बचती हैं इस तरह के युद्ध के लिए।
वजह उसके पास जो है पहली थी वो ये थी कि ईरान अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनसे इजराइल पे हमले कराता है। तो उन्होंने आज की तारीख में उनके जो दो बड़े प्रॉक्सीज थे उनको करीब करीब बेकार कर दिया है, हमास को और हिजबुल्लाह को। हमास के बड़े नेता याह्या सिनवार अभी मारे गए, इसके पहले इस्माइल हानिया, और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि हमास के पास अब बहुत ज्यादा फायर पावर बचा नहीं है। ये जरूर है कि बहुत से हॉस्टेजेस हैं इजरायली जो कि अभी भी हमास के कब्जे में हैं और उनको छुड़ाना उसका मकसद हो सकता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का जहां तक सवाल है, हसन नासरल्लाह के मारे जाने के बाद जो उनका सक्सेसर आया उसको भी मार दिया गया, सैफुद्दीन को, तो वहां भी डिसहरे है। अब बात होती है हुतीज और यमनीज की, तो वो बहुत दूर है और उनका उस तरह से डायरेक्ट फायर पावर नहीं है इजराइल के खिलाफ जैसे कि इन दोनों का था। तो बात अब आ जाती है कि उनके पास लॉजिक कम बचता जा रहा है जिसमें कि वो ईरान पर अटैक कर पाए। दूसरी बात यह है कि ईरान एक या तो उसने बम बना लिया है, न्यूक्लियर बम, या फिर वो बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। तो अगर इस तरह के हमले होते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो जैसे कि दोनों हमारे प्रतिष्ठित एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा और उसके बाद न केवल ये दोनों देशों के बीच रह जाएगा मामला, बल्कि पूरी दुनिया इसमें समाहित हो जाएगी अगर ये न्यूक्लियर प्रोपोर्शंस को अटेन करता है। तो ये एक मुश्किल है जिसको लेकर के सारी दुनिया चिंतित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कहीं ना कहीं ईरान जो है वो कंटेन ही करना चाहता है। आप याद करें, कुछ फोर्स के उनके इतने बड़े जनरल कासिम सुलेमानी को 2020 में मार दिया गया था और उसके बाद भी हमला नहीं हुआ और अटैक नहीं हुआ। उनकी जमीन पर इस्माइल हानिया को मारा गया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया उस तरह से नहीं दी। ईरान अच्छी तरह से इस बात को समझता है कि ये एक बड़ा ही खतरनाक कदम होगा और इजराइल के पास और ईरान के पास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर अपने प्रेशर्स हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कह लीजिए या फिर खामेनी कह लीजिए, इन दोनों के पास अपने प्रेशर्स हैं। उस प्रेशर को ही विपनेश ईज आउट किया जाता है इस तरह के एक्सरसाइजेस से, जिसमें कि गोले बारूद तो बहुत चलते हैं, आकाश में आवाजें बहुत दिखाई पड़ती हैं और आतिशबाजी की तरह लगता है, लेकिन जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज या नंबर ऑफ जगहों पर लॉस दिखाने की बात आती है तो वो विजुअल्स आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं जो कि आपको हमास के केस में या फिर हिजबुल्लाह के केस में दिखाई पड़ जाते थे। तो अब धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी हैं कि दरअसल पॉस्चरिंग का भी अपना एक भूमिका उनकी होती है वॉर में, और पॉस्चरिंग और प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म इस तरह के अटैक में जो कि हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच हुए हैं उसमें ज्यादा है। जी संजीव, आपका शुक्रिया। कुछ सवाल थे, उनके जवाब जानना एक्सपर्ट से बहुत जरूरी था। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक साय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।